उम्मीदों की दूसरी किश्त। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। देश में रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना वायरस ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीर को खींच दिया है। कोरोना ने पूरे देश को घुटने के बल चलने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्था की कमर को भी तोड़कर रख दिया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। राहत पैकेज को लेकर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस वार्ता करेंगी। आज उनकी उम्मीदें पूरी तरह से बनी हुई है पूरे देश की कि दूसरी किस्त जारी होगी। कृषि क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री आज राहत की घोषणाएं करेंगी। हालांकि ये तो बाद में ही पता चलेगा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में क्या राहत की घोषणा करेगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जहन में यही आ रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया है, क्या वो अर्थव्यवस्था को कितनी गति दे पाएगा? क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें बोली हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, सवाल है कि जहन में किस तरह से बनेगा। और जिस तरह से महासंकट के दौर में हम अपनी टेस्टिंग स्पीड की बात कर लें, चाहे प्रत्येक राज्यों को लेकर, सवाल यही है, चाहे भले प्रधानमंत्री बोले या फिर वित्त मंत्री बोले, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल जहन में यही आता है कि अर्थव्यवस्था को गति कैसे मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम आपको मुखातिब करवाते हैं। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीमा गिल जी जुड़ी हुई हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ आर के आर्या जी भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो खबर फास्ट पर। तो जिस तरीके से सीमा गिल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बारीकी से हर चीज पर अध्ययन करती हैं, समझती हैं, परखती हैं, तो जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल पाएगी? ये लगता है कि कुछ संभावनाएं, जो उम्मीद की जो किरण जो पैदा हो रही है, वो अर्थव्यवस्था के लिए सही है? देखिए यश, एक अर्थशास्त्री के तौर पे चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर, क्योंकि जर्नलिस्ट होने के साथ साथ हम आम आदमी की तरह चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा जो व्यूअर है, आई थिंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हमें आम आदमी की तरह इस पे बात करनी चाहिए कि उनको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है इस राहत पैकेज का। सबसे बड़ा सवाल जो कोरोना के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है वो ये है कि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों के पास काम नहीं है जी, लोग भूख से मर रहे हैं। तो सरकारों के पास दो तरीके हैं, एक तो उनको डायरेक्ट किसी भी तरीके से हेल्प की जाए, उनको फूड प्रोवाइड किया जाए, उनके पास कोई ऐसी इनकम भेजी जाए ताकि वो अपने सर्वाइविंग के लिए जो उनकी बेसिक जरूरत है उनको पूरा करें। दूसरा, इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो सरकार ने जिस तरीके से बातें रखी हैं, और कल के जिस सीतारमण वित्त मंत्री ने जो देश के सामने अपनी सारी योजनाओं को एक एक करके रखा है, और मोदी ने जिस तरीके से बोला है, उनको देखकर और सुनकर यही समझ में आता है कि उनका मकसद किसी भी तरीके से ये है कि इस वक्त जो इंडस्ट्री, और खासकर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, उसको वापस रिवाइव किया जाए। उसके पास फंड की कमी है। लेकिन इसमें मैं एक बड़ा चैलेंज देखती हूँ, हो सकता है जो मेरे पैनलिस्ट हैं अर्थशास्त्री आर्या जी, वो इस पर ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल पाए, कि मैं उनसे जानना भी चाहूंगी कि जिस तरीके से राहत पैकेज की बात की जा रही है, वो एक इनकम के लिए ठीक है, आपके पास एक इनकम होना चाहिए इंडस्ट्री को रन करने के लिए, लेकिन अगर मार्केट में अभी कंज्यूमर नहीं है, जो डिमांड है वो नहीं है, तो सप्लाई अगर आप दे भी देंगे तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी? क्या इसके लिए कुछ और ऐसे सुझाव होने चाहिए? तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी कमी है, कि हमें दोनों पे पैरेलल में काम करना चाहिए था, कि इंडस्ट्री को साथ पुश करने के साथ साथ हमें कॉमन आदमी के हैंड में भी कुछ चीजें जानी चाहिए थी, जो उस तरीके से नहीं गई जिस तरीके से जानी चाहिए। एक तबका है जिसको बेनिफिट मिल रहे हैं डायरेक्ट सरकार से, लेकिन एक तबका है जो रिकॉर्ड पे नहीं है, वो उसको कैसे इमीडिएट बेनिफिट दिलाया जाए? क्योंकि आज भी हालात ये हैं कि एक आदमी सड़क पे गरीबी से, भूख से मर रहा है, और उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि वो किसका दरवाजा खटखटाए। बिल्कुल सीमा गिल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड की बहुत कमी है। यही सवाल हम आर के आर्या जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से सीमा गिल जी ने ये बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस वजह से अर्थव्यवस्था में हमारी डिमांड की कमी है, परचेजिंग पावर हमारे घटती जा रही है। हालांकि कई संस्थाएं भी इस बात को लेकर अपनी रेटिंग से लेकर कई बात कह चुकी है, अनुमान लगा चुकी है कि यहाँ पर जो रोजगार की कमी पैदा हो रही है,
ये एक आंकड़ा आया था कि 10 लाख करोड़ के करीब लोगों का रोजगार छिन चुका है इस लॉकडाउन के दौरान और इस महासंकट में। तो आपके नजरिए से जानना चाहेंगे कि ये जो 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज है वो किस तरह से अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हो पाएगा, रोजगार पैदा हो पाएगा, परचेजिंग पावर मजबूत हो पाएगी? देखिए, इसमें कई दाव एंड पेच है जी सिंपल नहीं है ये। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की जो वित्तीय पोजीशन है, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते जी हैं, वो पहले से बड़ा टाइट है और उसको ज्यादा लूज करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खतरे में हो जाता है, क्योंकि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जी इसीलिए फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसको मेंटेन किया है। 3.5% फिस्कल डेफिसिट मेंटेन किया था, यानी 7.5 लाख करोड़ का लोन लेगी सरकार बजट के अनुसार में। जी और अभी आपने देखा होगा कि 4,22,000 करोड़ जी फ्रंट लोडेड पहले सरकार ने ले लिया है। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि लगभग जो टैक्स के लॉसेस है वो 8 लाख करोड़ के आसपास होंगे। बिल्कुल। उन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए ही आज 45 दिन के बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। जी ये जो जर्नलिस्ट कह रही थी, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि सप्लाई साइड को ठीक करने की कोशिश की है, परंतु डिमांड साइड अभी भी वीक है। डिमांड साइड इसलिए वीक है कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सप्लाई भी फास्ट एक्ट नहीं कर सकती और डिमांड को तो एक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड फास्ट जाएगी और सप्लाई वीक होगी तो डेफिनेटली मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी, उससे सारी इक्वेशन बदल जाएगी। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने केवल पहले 1,70,000 करोड़ दिए थे, जिसमें 70,000 करोड़ जो नया स्टिमुलस था और 1 लाख जी करोड़ बजट में से था, तो 0.4% ऑफ द जीडीपी दिया था। जी उसके बाद बैंक का जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी, उन्होंने अपने जो दूसरे देशों में हो रहा है जी कुछ अनयूजुअल मेथड से किया, एलटीआरओ जैसे जैसे बोलते हैं कि कुछ ऐसा तरीका जो रेपो रेट से डायरेक्ट आ जाए, जी लिक्विडिटी फ्लो कर जाए, तो उसमें बैंक को बाईपास कर दिया जाता है ताकि उनका मार्जिन अलग हो जाए और डायरेक्ट जो है आरबीआई से आ जाए। उसमें से सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ी कंपनीज को लगभग 5.5 लाख करोड़ दे चुकी है और अब तक टोटल 7.5 लाख करोड़ दे चुकी है, जिसमें एग्रीकल्चर लोन भी है जी और थोड़ा सा नॉन फूड क्रेडिट लोन है। तो 7.5 लाख करोड़ के ऊपर 1,70,000 करोड़ अगर ये गवर्नमेंट मिलाएगी तो 9,20,000 करोड़ हो जाएगा। जी तो बाकी 20 लाख करोड़ में 11,80,000 करोड़ का ही अनाउंस करना है, जिसमें 5.5 लाख करोड़ कर दिया है जी और 6 लाख करोड़ का ये आज करेंगी, तभी वो 20 लाख करोड़ होगा। मैं आपको बता दूं कि ये कैश हैंड आउट नहीं है और ये खाली बेल आउट है जी जो सरकार गारंटी के माध्यम से कर रही है। और ये जो एमएसएमईज है, ये एमएसएमईज को 30 अक्टूबर तक ही असिस्टेंस लेने की है। हमारे यहाँ पर लगभग 6 करोड़ 30 लाख इंडस्ट्रीज है एमएसएमईज, जी और जिसमें यही 45 लाख जिनको ये 3 लाख करोड़ दिया गया है, ये फॉर्मल सेक्टर में है, जिनके एम्प्लॉइज जो है गारंटीड होते हैं जी और उनकी सैलरीज में रुकावट नहीं हो सकती, उनको ईएसआई फैसिलिटी मिलती है और उनका प्रोविडेंट फंड कटता है। उनकी संख्या 4.25 करोड़ है, इसीलिए जो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट है वो भी उतने ही है जितने ये है। बाकी जो है सरकारी है, उनका फंड अलग होता है, जी ईपीएफ होता है, इनका प्रोविडेंट फंड होता है। अब ये जो गारंटी दी है 3 लाख करोड़ की कोलेटरल फ्री, ये जी गवर्नमेंट गारंटीड है। और जो बैंक्स है, बैंक जो कि अपने पैसे को सिक्योर करके चलेंगे, अब गारंटी कोलेटरल तो नहीं ले रही, जैसे कि उनसे प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं कर रही, जी उनके कुछ भी नहीं कर रही, परंतु उनकी जो मशीन्स है, उनकी जो हाइपोथिकेशन है उसको करेगी और बड़ा स्लोली चलेगी।
3 लाख करोड़ में से मेरा अंदाजा है कि केवल 1-1.25 लाख करोड़ 30 अक्टूबर तक निकल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि 11 करोड़ जो वर्कर्स है उसमें से केवल 4 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट किया गया है। 4 करोड़ मतलब 20%, अगर 30% लगाए मेरे ख्याल से और भी कम बैठता है। 2-2.5 करोड़ वर्कर्स को कि उनकी सैलरी चलती रहे। और जो माइग्रेंट वर्कर्स है, मैं आपको बता दूं 11 करोड़ में से 7 करोड़ वर्कर्स जो है माइग्रेंट वर्कर्स है, जो फुल्ली स्किल्ड नहीं होते, वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, भार ढोने का काम करते हैं या सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं, डायरेक्टली मशीन्स पर काम नहीं करते हैं, डायरेक्टली प्लांट में काम नहीं करते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज देते हैं जी। और डिमांड जब तक वापस नहीं आएगी, जब तक वो वर्कर्स अपनी पोजीशन पे नहीं आएंगे। अब कुछ ऐसे इन्होंने दिया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि वो भी बैंक और म्यूचुअल फंड पे निर्भर है और मार्केट के अंदर स्लम्प है। तो सरकार ने क्या किया है कि 30,000 करोड़ के बॉन्ड जो है डायरेक्टली एनबीएफसी के खरीद लेगी और 40,000 करोड़ के अगर बैंक जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को 40,000 करोड़ के लोन देगी और अगर उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 20% हुए जो कि लॉसेस होते हैं, तो सरकार ने 40,000 करोड़ की उनकी गारंटी दे दी है कि 20% आप बियर कर लेंगे हम, और 20% से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं आते हैं जी। और 12 महीने का रीपेमेंट दिया गया है एमएसएमई को कि पहली किस्त जो है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी। तो मतलब आर.के. आर्या जी, यही मान लिया जाए कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इतना कोई जो सरल दिख रहा है, ये जो तस्वीर है वो कम से कम बहुत ज्यादा परेशान करने वाली भी है देश के सामने। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यापार मंडल के प्रधान है राधे श्याम मित्तल जी। राधे श्याम मित्तल जी, आप व्यापारिक दुनिया के पूरी तरह से आपको कहें कि निपुण है, समझते हैं इस चीज को। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से मोदी सरकार लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर हो, महासंकट को लेकर हो, अपने जो कदम आगे बढ़ा रही है, कवायद कर रही है, आपको लगता है कि वो व्यापारिक दुनिया के लिए, व्यापारिक क्षेत्र के लिए सरल और सुगम है? नमस्कार जी। देखो जी, सरकार ने जो कदम उठाए, कदम उचित है। जो सरकार ने अपनी जीडीपी की जो 10% राशि अब डाली है, 10% जो राशि डाली है, 20 लाख करोड़ रुपए डालने पर देखो अर्थव्यवस्था देश की सुधरेगी। पर अर्थव्यवस्था सुधरने के साथ साथ 20 लाख करोड़ रुपए तो दिए, पर इनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा रोजगार भी होगा। यदि किसी आदमी को 10 लाख 2 लाख रुपया दे दिया गया और वो बैठ के खाए तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यही इसके साथ साथ रोजगार भी दिया जाए। जो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का वो दिया है, तो उससे मध्यम वर्ग में भी फायदा होगा, सभी चीजों में फायदा होगा। राधेश्याम जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस लॉकडाउन के बीच में, इस लॉकडाउन के दौरान व्यापारिक दुनिया को कितना बड़ा घाटा झेलना पड़ा है, क्योंकि हर चीज ठप है, कुछ आवाजाही हो नहीं रही, आदान प्रदान हो नहीं रहा। ऐसे में लोगों के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से व्यापार करें, और व्यापार अगर हो भी जाता है तो आने वाले पटरी में बहुत समय लग सकता है। व्यापारी एक देश की रीढ़ की हड्डी है। लॉकडाउन में जो सहयोग जो अधिकारियों ने दिया है और डॉक्टरों ने दिया है, उतना ही योगदान व्यापारियों ने दिया है। अपनी जान को हथेली पे रख करके और लोगों की मदद, खाद्य पदार्थ सभी सप्लाई करने में, देने में देश के व्यापारियों का अहम योगदान रहा है। कृषि जगत में देखो तो सबसे योगदान व्यापारियों का और किसानों का रहा है। चलिए, सबसे बड़ा योगदान व्यापारियों का और किसानों का रहा है। तो मेरी सरकार से यही है कि अब व्यापारियों का आगे भी ध्यान रखा जाए और जो ये पैसे आए हैं ये वापिस व्यापार में लगेंगे और उद्योग इससे बढ़ेगा। चलिए, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सीमा गिल है। सीमा गिल जी, आपके नजरिए से जानना चाहेंगे, सरकार कहती है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। WHO का बयान आया है अभी हाल ही में, उन्होंने कहा कि दुनिया से कभी कोरोना जाएगा ही नहीं। ऐसे में सरकारों के सामने, पूरे विश्व के सामने, पूरे देशों के सामने ये बड़ा संकट है कि आखिरकार इस तरह की कोई दवाई का इजाद किया जाए ताकि जल्द से जल्द खत्म हो। अब WHO खुद कह रहा है कि यह जाएगा नहीं पूरी दुनिया से। हाँ, ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जब हम WHO जब ऐसे बात बोलता है कि नहीं जाएगा, तो इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। व्यापक रूप से हमें इसको समझने की जरूरत है।
तो इसके बाद आपके पास सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम सिर्फ अगर परेशानियों पे बात करते रहेंगे तो सॉल्यूशन कभी निकलेंगे नहीं। परेशानियां आती हैं तो परेशानियों के साथ में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होते हैं। इसका मतलब है कि नेचर हमें समझाना चाह रही है कि हमारी प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं जिसको सही करने की जरूरत है। कोई परेशानी अगर आपकी लाइफ में व्यापक रूप से आ रही है, परमानेंट तौर पे दिख रही है, तो उसके लिए मतलब ये नोकिंग पीरियड है कि आप समझिए कि आप में कहीं ना कहीं कुछ बेसिक रूप से कमी हुई है। तो हमारे जो लाइफ पैटर्न थे उसमें बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है। हमने जो सामाजिक रूप से जो आडंबर खड़े कर लिए थे दुनिया भर में स्टेटस को दिखाने के चक्कर में, मुझे लगता है उन पर एक कड़ा प्रहार है नेचर की तरफ से। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि हमें जीने के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं उतनी जरूरतें हैं, जो फालतू के जो आडंबर के तौर पर हम करते हैं वो सब बेकार है। आज नेचर हमें वो समझाना चाहती है। तो एक सामाजिक रूप से मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ और मैं ऐसा समाज को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इस नेचर के जो त्रासदी जो इस वक्त है उसकी जो बेसिक कॉज है या मैसेज है जो उसको समझिए कि हमारे पास जो फालतू के जो हम आडंबर रखते हैं अपनी जिंदगी में उसको आप बंद कीजिए अगर हमें कोरोना के साथ जीना है। दूसरा, जैसा आर्य साहब बोल रहे थे और मैं अभी मित्तल जी को भी सुन रही थी, क्योंकि बेसिकली हम किसी भी एक लेवल पे अगर बात करेंगे तो इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। हमें सरकारों की मजबूरी भी समझनी पड़ेगी, हमें व्यापारियों की भी मजबूरी समझनी पड़ेगी, हमें आम आदमी की मजबूरी भी समझनी पड़ेगी और हम सब मिलके अगर इस चीज में कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो निकल सकते, नहीं तो हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है आज जो सरकार ने जो एक पैसा अलॉट किया है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज व्यापारियों की है कि वो उस पैसे को उचित जगह पे लगाएं। क्योंकि अगर आपके पास ये प्रोविजन है कि बैंक से आपको पैसा मिल रहा है, क्योंकि बैंकों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कल को अगर आपने उस तरीके से उस पैसे को नहीं लगाया और एनपी हो गया वो पूरा अमाउंट, तो सरकार का जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है वो बेकार हो सकता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज व्यापार मंडल में बैठे हुए लोग हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि ये पैसा जो सरकार ने आपको दिया है आप वो सही तरीके से इंडस्ट्री में लगे, ताकि जो हाथ बेरोजगार हो गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दूसरा कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे भी हम अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा सकते, आज हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ गई है कि अगर इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस हैं और हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयर्स कुछ परेशानियों को से जूझ रहे हैं, तो एज ए एम्प्लॉयज हम भी आगे आके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें और मिनिमम पे मैक्सिमम देने की कोशिश करें, क्योंकि ये कलेक्टिव वे में हम इससे लड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इसमें मुझे दिख रही है वो ये है कि सरकार ने जो खुल के इस चीज पे बात की है कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबली नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे समझने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। जो मेक इन इंडिया के लिए जो हम इतने सालों से जो बात कर रहे थे वो असल मकसद में उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। आज हिंदुस्तान की जनता का मूड भी है और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। देश पूरी तरीके से बदलाव के दौर में है, तो आज अगर हम स्मार्ट तरीके से इन सब चीजों पे काम करेंगे तो हमारी जो मेक इन इंडिया वाली पॉलिसी है वो भी सक्सेस हो सकती है। हम हर आदमी को जो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट की जो प्रोसेस है हम उस पर काम कर सकते हैं और वापस हम हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया भर के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अगर अपने जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए ह्यूमैनिटी सर्वोपरि है, ह्यूमन वैल्यूज सर्वोपरि है। आज भी हमारा सबका ये मकसद कलेक्टिवली होना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, ये सुनिश्चित हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि मेक इन इंडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले जब बार सत्ता में आए थे तो ऐलान किया था उस बात का, लेकिन अब उस बात को तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि अब प्रधानमंत्री ने ऐसे महासंकट के दौर में एक आत्मनिर्भर भारत का जो ऐलान किया है, आपको लगता है कि वो इतना आसान है? क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ सीमा गिल जी, अगर हम बात करें 90% जीवन रक्षक दवाई चीन से आती है, 90% तक, और बात करें 80% मेडिकल उपकरण सप्लाई चीन से होती है, और इलेक्ट्रिक माल का अगर बात करें तो 60% चीन से होती है, खिलौनों की बात करें तो 50 से 60% चीन से होती है। तो आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना इतना आसान होगा? क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे देशों पर, दूसरे देशों पर निर्भरता है, ऐसे में देश के अंदर इतना प्रोडक्शन पैदा करना, रोजगार पैदा करना इतना आसान लगता है प्रधानमंत्री की बात से? यस, देखिए किसी भी चीज को रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए सकारात्मक रूप से उसके परिणाम आपके सामने, उसके लिए दो चीजें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1 देश के सरकारों की नीति
और दूसरा कि देश के लोगों का मिजाज। जी आज दोनों हमारे फेवर में है। सरकारों को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब बहुत दिन तक आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। जी। जैसे हमने आंख मूंद के चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था हर चीज के ऊपर। ये तो अच्छा हुआ कि हम फूड सेक्टर्स में नहीं गए इंपोर्ट पे, जी अदरवाइज आज हमारी हालत ये होती कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती अगर हम उस तरीके से अपने फूड सेक्टर्स पे इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो आज सरकारों को ये बात समझ में आ गई है। उसके साथ साथ जो एक जनता अपने आप में बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी देश के लिए, जनता को भी ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हमें सस्ता क्या मिलेगा। लेकिन आज उसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आया है कि हमारी इंडिपेंडेंसी अपने हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर लोअर एवरेज माइंड को भी नहीं समझ में आया तो एवरेज माइंड को ये बात जरूर समझ में आ गई है। तो वो एक तरह से ब्रिज का काम कर सकता है कॉमन पीपल के बीच में। अब सरकारों की, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सरकारों की और हमारे जैसी जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, चाहे वो जी मीडिया हो, चाहे एनजीओ हो, या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, या अपने सेक्टर में जो स्पेशलिस्ट हैं, उन सब की ये मॉरल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को लोगों तक पहुंचाए अपने तरीके से, कि आज हमारे लिए अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से करेंगे तो अब अभी हम मिनिमम पे सर्वाइव करने के लिए तैयार है। जब आप मरते हैं ना, तो मरते वक्त में आपको लगता है कि बस मुझे वेंटिलेटर पे आप पहुंचा दीजिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। फिर आप ये नहीं देखते कि आपको गोलगप्पे भी चाहिए, आपको चाट पकौड़े भी चाहिए, आपको ए स्टार लग्जरियस लाइफ चाहिए, वो सब आप भूल जाते हैं। आपको सिर्फ ये लगता है कि अभी आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। यही हालत अब समाज का है कि समाज वेंटिलेटर पे आ चुका है, उसको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप उसको जो भी देंगे वो उसके लिए बड़ा होगा, लेकिन उसको ये समझाने की जरूरत है कि आपके लिए आज ऑक्सीजन जरूरी है, ना कि आपके लिए वो फालतू के आडंबर जो आप पूरी जिंदगी भर करते आ रहे थे। तो आज आप अगर लड़ियां नहीं लगाएंगे चाइनीज तो आप सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में खाना नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात कही आपने सीमा गिल जी। चलिए, आपसे जानना चाहते हैं, आप आर के आर्या जी बहुत गहनता से नजर रखते हैं अर्थव्यवस्थाओं को, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी समझते हैं, तो आपके नजरिए से ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार कदम ले रही है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उसमें आपको लगता है कि आज जो कृषि मंत्री जो हैं और निर्मला सीतारमण कृषि क्षेत्र के लिए कुछ विशेष ऐलान कर सकती हैं, वो एक कृषि क्षेत्र के लिए राहत की खबर हो सकती है किसानों के लिए? क्योंकि किसानी जो क्षेत्र है वहां पर हमने देखा है कि किसानों के ऊपर इतना कर्जा होता है और हकीकत की बात भी है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में किसानों के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान करना कृषि क्षेत्र को उभारने के लिए, तो आपको लगता है कि राहत भरी खबर हो सकती है ये? और क्या कुछ इसमें आज हो सकता है? आप पता नहीं मेरे से शॉर्ट टर्म पूछ रहे हैं और मैडम भी क्या समझ रही है कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ। मैं वैसे करीब 38 साल से इकोनॉमिस्ट हूँ। भारत सरकार के साथ काम कई सरकारों के साथ किया है। मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं ना, मुझे इस आर्ग्यूमेंट में पढ़ना है। जी आप एक मिनट मैडम, आप वेट करिए, आप वेट करिए अपने टर्न की। डोंट आर्ग्यू विद मी। जी, आप मेरे से सवाल पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनको वैसे चाहिए नहीं कि वो कोई ब्लेम करना, इनको नहीं चाहिए कहना, अच्छा शोभा नहीं देता। जब तक इनको व्यूज नहीं पता या कुछ नहीं पता, हम यहाँ कथा तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जी सर आप कि क्या है कि अभी जो सप्लाई साइड है इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है जी। और जहां कहीं पर भी फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जी, एमएसएमई के अंदर लगभग 20-25% फॉर्मल सेक्टर है। जब तक आप दरवाजे पे बैंक के नहीं जाएंगे आप फॉर्मल नहीं रह सकते। और इनफॉर्मल सेक्टर है बैंकों से और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपका कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए जहां पर आपकी पात्रता बनती थी 45 लाख यूनिट को, वहां पर 3 लाख करोड़ दिए हैं उनको। 20% ऑफ द वर्किंग कैपिटल, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 20% जो है वो वर्किंग कैपिटल होती है। ये 3 लाख करोड़ जो है वर्किंग कैपिटल बनने वाली है ताकि जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनका चालू हो जाए। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनीज हैं उनको भी ड्यूज चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी 90,000 करोड़ के आसपास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिनकी क्रेडिट रेटिंग ए है, वो मार्केट से बॉन्ड उठाकर इनको देंगे 90,000 करोड़। स्टेप वाइज चलिए आप। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि ऑटोज लोन देते हैं और पर्सनल लोन देते हैं,
और इससे के साथ एमएसएमई को भी देते हैं, उनको भी सरकार ने 40,000 के पेपर, उनके कॉमर्शियल पेपर और बॉन्ड जो है डायरेक्ट मार्केट से खरीदेगी। जब गवर्नमेंट उसमें स्टिमुलस देगी तो दूसरे भी दौड़े चले आएंगे और वो फिर उसको खरीदेंगे, तो लगभग 2 लाख करोड़ वहां से इकट्ठे होंगे। जो इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसके अंदर लगभग 8-9 करोड़ वर्कर्स है, उनकी सहायता उस तरह से होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उन और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी सहायता उस तरह से होगी 90,000 करोड़ देने से। तो लिक्विडिटी को लाने की कोशिश की जा रही है। अब आप जो पूछ रहे हैं, बाकी बचते हैं वर्कर्स, फार्मर्स और इंडिविजुअल जी। अभी 50,000 करोड़ का जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट ने फोरगो कर दिया है कि यदि किसी को आमदनी हो रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर्स है, या जिन्होंने इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, उसमें से कट चला जाता है सीधा। तो उस कट में से अगर वो 100% टैक्स था तो 25% सरकार ने छोड़ दिया है। तो सरकार 50,000 करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस उसका हो गया। स्टिमुलस का मतलब होता है या तो एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए या टैक्स घटाया जाए, इसको स्टिमुलस बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। अब आता है फार्मर्स का। पहले सरकार ने मनरेगा के अंदर वेजेस बढ़ा दी गई थी और 100 डेज की जगह 150 डेज कर दी गई थी, परंतु अब ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, ये जब चले जाएंगे रूरल एरिया में, ये रूरल एरिया में उनके साथ शेयर करेंगे। अब तक जो एवरेज वेजेस थी वो सिर्फ 40-45 दिन की बैठती थी। 100 दिन का काम नहीं मिलता था, प्रत्येक व्यक्ति को 40-45 दिन का मिलता था। अब 30 दिन का मिल जाएगा इसके साथ में, और 280 रुपए की आप वेजेस लगा लो तो लगभग 30 दिन के अंदर 7-1,000 वहां से कमाएंगे। अब कुछ कैश ट्रांसफर पहले 1,500 रुपए सरकार 1,70,000 करोड़ में से कर चुकी है, अब थोड़ा सा और करेगी। परंतु मैं आपको एक इंटरनल बात बता देता हूं, सरकार जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कोलेटरल में रखकर और लोगों के गोल्ड लेकर जो ज्वेलर्स को बेच रहे हैं, आजकल जो ज्वेलर्स की दुकान खुल रही है उनमें गोल्ड बिक रहा है क्योंकि रेट 50,000 के आसपास है पर 10 ग्राम। तो अब ज्वेलर्स को कहा जा रहा है कि आप बैंकों को दे दो और इंपोर्ट को कम करो, इंपोर्ट की टैरिफ को बढ़ाएंगे। उसके साथ सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ की कैश मिलने वाली है, वो मॉर्टगेज करेगी सरकार। चलिए आर.के. आर्य जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं समझने का इस बात को प्रयास कर रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। तो वक्त की कमी होने के चलते माफ कीजिएगा, जिस तरह से आप पूरी बात अपनी रख रहे हैं, हम आपको बीच में रोकना पड़ रहा है हमें। हम एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे राधेश्याम जी से। राधेश्याम जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार जो भारत में व्यापार करने का जो पूरे तरीके से तरीका है वो आसान होता जा रहा है, ऐसी एक रिपोर्ट है। तो आपको लगता है कि जो आज के दौर में, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्यापार के आज के दौर में जो मजदूरों की कमी हो रही है, क्योंकि सरकार ने चलाया है कि ट्रेन के जरिए उनको गृह राज्य भेजा जा रहा है, तो आपको लगता है कि एक बड़ी जो कमी है मजदूरों की हो सकती है व्यापार में? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे जल्दी से चाहेंगे। ये तो मजदूरों की कमी तो बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। जो मजदूर है यहाँ से सभी पलायन कर चुके हैं, जैसे हरियाणा से ज्यादा 50% मजदूर जा चुके हैं और हर मजदूर ये सोचता है कि अपने घर पहुंच जाए। तो अब जब मजदूरी नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इस हिसाब से सभी इंडस्ट्रियां बंद हो जाएगी। उन मजदूरों को यह कहा जाए जब तुम्हें 2-1 महीने लोगों ने, सरकार ने राशन मुफ्त दिया है तो अब तुम्हें जाने की दिक्कत क्या है? यदि जिस आदमी को दिक्कत है, कोई बात है, तो वही पलायन कर सकता है कि अन्यथा यार काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो रहने में क्या दिक्कत है? जैसे कि हमारे अमृतसर ने कहा था आज 50% इम्पोर्ट होता है, ये हमारी मानसिकता बनी हुई इम्पोर्ट करने की। हम अपने लघु उद्योग को बढ़ावा दे तो हमें एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं, हमें इम्पोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। और हमारे लघु उद्योगों को सारी फैसिलिटी दी जाए, उनको किसी किस्म की परेशानी ना होने दी जाए। एक आध लोन अप्लाई करता है कोई लघु उद्योग वाला तो उसके 3 महीने तक तो फाइल ही नहीं, इतना बेचारा बैठ जाता है और उसके 100 कंडीशनें लग जाती है। तो लघु उद्योगों को बढ़ावा किस कारणवश नहीं मिल पा रहा है, सरकार की वजह से नहीं मिल पा रहा, ये धरातल पर देखा नहीं जा रहा है। अगर लघु उद्योग कैसे परेशान है
सुलभ उद्योगी वाले परेशान हैं। चलिए, बहुत बहुत हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरीके से लगातार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये सवाल बनता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत तो है, लेकिन सवाल यही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना इतना आसान है क्या? तो सवाल जहन में यही घुमरता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो वित्त मंत्री जिस तरीके से उम्मीदों की जो दूसरी किस्त है वो जारी करने वाली है, वो कृषि क्षेत्र के लिए कितना राहत भरी खबर हो सकती है, देखने वाली बात दिलचस्प होगी। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए जिस तरह से ये पूरी तरीके से सेन्योर देश में बना हुआ है। चलिए, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।